हाय एवरीवन। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान, जिनकी परीक्षा 25 फरवरी 2025 को होने वाली है, उनके लिए लेके आ चुके हैं सब्जेक्टिव प्रश्न जो 2 अंक वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो में जो है 3 अंक और 5 अंक वाले 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था। अगर आप उसके नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उनको जरूर देख लें। आज हम लोग जितने भी 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनको झारखंड बोर्ड ने पूछा है और इस बार पूछ सकता है, वो सभी प्रश्न को करेंगे। खासकर कर ये हमारा जो है भूगोल का वीडियो, जिसमें हम लोग भूगोल के प्रश्न को देख रहे हैं, और पार्ट 2 में भी हम लोग इसमें भूगोल के ही प्रश्न को देखेंगे। आने वाले ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से अन्य सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन को हम लोग करते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो 25 फरवरी को सामाजिक विज्ञान होना है, उनके लिए सामाजिक विज्ञान के भूगोल का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड पूछ रहा है और पूछेगा भी। आइए देखते हैं। सबसे पहले साथियों, पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो साथियों याद रखिएगा, काली मृदा किसमें पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में जो है साथियों काली मृदा पाई जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका गुजरात। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है? तो याद रखिएगा, झारखंड में स्थित जो कोडरमा है साथियों, वो किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है? तो वो है अभ्रक के लिए। अभ्रक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, इसलिए साथियों इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक उत्पादक के लिए कोडरमा जो है अग्रणी है। आगे बोला गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का एक एक उदाहरण दें। हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का आपको उदाहरण लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से नवीकरणीय संसाधन साथियों उनको कहते हैं जिनको हम लोग दोबारा से अपने जीवन काल में प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय हम लोग उनको बोलते हैं जिनको हम लोग दोबारा अगर खत्म हो जाए तो अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे नवीकरणीय में है सौर ऊर्जा साथियों, सौर यानी कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग अपने जीवन में दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आज जो है शाम हुई, फिर कल सुबह होगी, प्राप्त कर सकते हैं। पवन साथियों, पवन ऊर्जा को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पवन ऊर्जा भी एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साथियों। अगला जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग ले ले साथियों, तो पवन ऊर्जा के बाद कौन सा हो जाएगा? जैसे जल हो गया साथियों। जल भी हमारा साथियों अगर जल समाप्त होता है तो पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे साथियों वन हो गया, वन अगर समाप्त हो गया तो हम लोग कुछ सालों के अंतर्गत इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय। और नवीकरणीय में हो जाएगा जिनको प्राप्त अपने जीवन काल में नहीं कर सकते, जैसे कोयला एक बार समाप्त होने पर हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोलियम साथियों, अगर ये समाप्त हो जाए तो हम इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे गैसेस साथियों, जैसे एलपीजी सीएनजी अगर समाप्त हो जाए तो हम लोग इनको जीवन काल में दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये नहीं कहना कि हमारी टंकी में खत्म हो गया तो हम प्राप्त कर लेंगे, यानी कि पूरी तरह से अगर पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो हम लोग इसको जो है दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे अपने जीवन काल में, क्योंकि इनको बनने में लगभग हजारों वर्ष साथियों लग जाते हैं। यू नो दैट। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोला गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। देखो 2-3 तरह के पूछ लेते हैं। सामाप्यता के आधार पर साथियों जो है संसाधन 2 तरह के हैं, एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। वैसे ही साथियों उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक जिसको जैव संसाधन भी बोला जाता है, और एक अजैविक जिसको अजैव संसाधन भी बोला जाता है। कभी कभी इनका एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो जैविक संसाधन उसको बोलते हैं साथियों जिसमें जीवन हो, यानी कि जो सजीव हो, जिसमें जीवन हो वो जैविक संसाधन कहलाएगा। चाहे वो पेड़ पौधे हो जाए, चाहे वो साथियों पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, जितने भी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सारे जैविक संसाधन यानी जैव संसाधन में आएंगे। जबकि अजैविक जिसमें साथियों निर्जीव हो, जिसमें जीवन नहीं हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, ये सब साथियों अजैविक संसाधन यानी कि अजैव संसाधन है। मृदा अजैव संसाधन है साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2010 में कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये अब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ध्यान रहे कि इसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा साथियों? जलोढ़ मृदा। इसकी विशेषताएं कभी कभी पूछ लेता है, तो विशेषता में याद रखिएगा यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ठीक है, यह साथियों सबसे ज्यादा उपजाऊ वाली मृदा है। इसके कण बहुत महीन होते, बहुत ही एकदम महीन होता है, और उसमें पोटास तथा फास्फोरिक अम्ल की बहुलता होती है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पोटास और फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। किस मिट्टी में साथियों? तो जलोढ़ मृदा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक? आखिर जो हमारा मनुष्य है उनके लिए संसाधन क्यों आवश्यक? तो ये सब क्वेश्चन साथियों हर एक साल जो है 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन नए नए जनरेट होते हैं। अगर आप जो है
सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से डील की हो, पढ़े हो, या फिर बुक अगर आप पहले से पढ़े हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यह है आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हम जो है जितना भी चीज़ें हो सकती है जो इंपॉर्टेंट है उनको हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया मानव संसाधन क्यों आवश्यक, मानव के लिए जो है संसाधन क्यों आवश्यक है। तो आपके लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, तो लिखा गया संसाधनों का महत्व इस बात से है कि इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है, साहसिक यात्राएं करता है, फिर अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कुशलताओं का प्रयोग करके उनके उपयोग की योजना बनाते हैं, उन्हें उपयोग में लाकर अपना आर्थिक विकास करता है। इसलिए मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। या फिर आप ऐसे भी शब्दों में लिख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए विभिन्न तरह की वस्तुएं चाहिए, और उन वस्तुओं को जो है उनके बिना उनका जीवन जो है निरस्त है, या फिर जीवन उसका मरण के समान है। तो उन सभी वस्तुओं को पूर्ति के लिए संसाधन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आप अपने शब्द में भी इसको 2 मार्क्स में लिख सकते हैं। अगला साथियों, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं। नदी पे साथियों बांध क्यों बनाया जाता है ये पूछा गया। तो देखिए बोला गया है नदियों पर बांध इसलिए बनाते हैं क्योंकि बांध देश के समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध एक संरचना होती है जो पानी को वापस रखने के एक धारा या नदी पर बनाई जाती है। बांध का उपयोग पानी को जमा करने, बाढ़ को नियंत्रित करने, बिजली पैदा करने, मत्स्य पालन करने इत्यादि क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 8वां नंबर, रबर उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखे। किसका, रबर उत्पादक 2 राज्यों के नाम। तो रबर उत्पादक साथियों जिसमें रबर उत्पादक होता है केरल, रबर उत्पादन में सबसे आगे है। सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल, चूंकि रबर उत्पादन की सभी दशाएं वहां पाई जाती है। दूसरा राज्य साथियों कर्नाटक, यानी कि जितने भी राज्य हमने यहाँ पे नाम लिया साथियों वो सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो हमारे साथियों सब कहाँ पे पाए जाते हैं, तो साउथ एरिया में पाए जाते हैं, लगभग इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कर्नाटक जो है हमारा जो है एक हो जाएगा, और दूसरा केरल। सबसे पहला अगर बात करें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा केरल में रबर उत्पादन होता है, दूसरा साथियों कर्नाटक में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों साथियों किस एरिया में पाए जाते हैं, तो साउथ एरिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें, यानी कि भारत में जो कृषि किया जाता है इनकी क्या विशेषता है। तो भारतीय कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला विशेषता है साथियों, क्या विशेषता है कि उत्पादन में खाद्य पदार्थों की अधिकता रहती है, यानी कि उत्पादन में जो है खाद्य पदार्थों की क्या होती है, अधिकता होती है। दूसरा साथियों खेती में पशु मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपको अभी भी पता होगा कि भारत में अभी भी पशुओं को जो है खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पशु जो है उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो 2 इजी वे में आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला है साथियों भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में कर्तन तथा दहन प्रणाली कृषि को क्या कहा जाता है, कर्तन तथा दहन प्रणाली। कर्तन तथा दहन प्रणाली के स्थानीय नाम यहाँ पे बताया गया साथियों, कर्तन तथा दहन प्रणाली के। सबसे पहले झूम कहाँ पे बोला जाता है, असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में साथियों झूम बोला जाता है। पामलू में पामलू जो है मणिपुर में बोला जाता है। दीपा छत्तीसगढ़ तथा अंडमान निकोबार में बोला जाता है। याद रखिएगा साथियों असम में जो है साथियों, असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो है झूम बोला जाता है, अमन झूम, इसको याद रखिएगा, अमन झूम, मन झूम, यानी कि AMMN, अमन झूम। ठीक है, पामलू जो है मणिपुर में, दीपा जलाई जाती है छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में। आपको अगर ये याद नहीं भी रहता है साथियों तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ लिखना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम के नाम से, पामलू के नाम से और दीपा के नाम से जाना जाता है। अगला है साथियों किन चट्टानों के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। बोला गया आग्नेय चट्टानों के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। किसमें, आग्नेय चट्टानों में। झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है साथियों, अभ्रक के लिए अग्रणी उत्पादक है। ये हमने पहले भी आपको करा रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ तो देखिए ये 2014 में पूछा गया था, और फिर साथियों एक बार जो है कब पूछा गया, तो दूसरा बार 2012 में भी पूछा गया। तो ध्यान रखें बहुत सा बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है हर साल छोटे मोटे जनरेट होते रहते हैं, तो आपको जो है 1-2 क्वेश्चन नए देखने को मिल सकते हैं, तो घबराना नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है साथियों आधारभूत उद्योग की क्या है। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था और एक बार और पूछा गया। बोला गया जो उद्योग दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। यानी कि साथियों दूसरे उद्योग के लिए
जो बेस का काम करते हैं, आधार का काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग। जैसे लोहा, अगर साथियों स्टील की कोई फैक्ट्री अगर इसमें स्टील बनती है तो उसके लिए जो कच्चा पदार्थ आता है, कच्चा पदार्थ यानी कि जो कच्चा माल आता है लोहे का, उसके लिए जो उद्योग बना होता है उसी को हम लोग आधारभूत कहते हैं। जैसे बोला गया है जो उद्योग दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा उद्योग एवं गंधक अम्ल जैसे रासायन उद्योग इत्यादि, इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आधारभूत उद्योग का अन्य नाम क्या है, मूल उद्योग। अगला बोला है साथियों, पर्यावरण में गिरावट के उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए और जो अपने आसपास देखें। पर्यावरण में गिरावट यानी कि साथियों क्या हो गया, जो हमारे इन्वायरमेंटल है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों गिरावट आ रहा है। तो लिखा गया है हमारे क्षेत्र में बहुत से वन उजाड़ दिए गए, वहां कारखाना स्थापित कर दिया गया है जिसके धुएं से पर्यावरण में गिरावट आ रही है, मजदूरों के रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बोला गया। तो हमारे आसपास क्या दिख जा रहा है कि वन उजाड़ दिए गए हैं, बहुत सारे कारखाने बन रहे हैं जिसके धुएं से क्या हो रही है, पर्यावरण में गिरावट आ रही है। खेती की चीजों में जो है बहुत सारा रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, उद्योग धंधों से बहुत ज्यादा जो है वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जिनके कारण साथियों क्या हो रहा है, तो पर्यावरण को जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, गिरावट आ रही है। तो इतने क्वेश्चन ही झारखंड बोर्ड अभी तक भूगोल से साथियों 2 मार्क्स वाले में पूछा है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। मैं आपको दोबारा बता दूं कि और इसमें क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जो चीजें इसमें पूछी जा सकती है मैं इसको यहाँ पे और भी चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा साथियों, ये जितना क्वेश्चन पूछा था वो हमने आपको करा दिया। पूछ क्या सकता है उनको भी हम थोड़ा सा आपको गाइड कर दें। सबसे पहले पूछ सकता है संसाधन क्या है साथियों, तो वो पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा इसी में पूछ सकता है साथियों कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार मेनली होता है। अब जो है संसाधन के 3 प्रकार हो गए। एक तो संसाधन के कौन सा, एक तो प्राकृतिक संसाधन हो गया, दूसरा साथियों मानव निर्मित संसाधन हो गया, तीसरा हो गया मानव संसाधन, मानव संसाधन। तो ध्यान रखिएगा ये पूछ सकता है। अब इसमें ये पूछ ले प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं, प्रकृति से प्राप्त जितने भी संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन। मानव जो है संसाधन बनाता है या फिर कृत्रिम संसाधन जिसको मानव बनाता है उसको कहते हैं मानव संसाधन, यानी कि मनुष्य भी खुद में एक संसाधन है, तो इसको मानव संसाधन कहते हैं। ये पूछा जा सकता है। आगे दूसरा तीसरा चीज क्या पूछा जा सकता है साथियों, पूछा जा सकता है हमें जंगल लगाने की आवश्यकता क्यों होती है, हमें जंगल लगाने की आवश्यकता क्यों होती है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें जंगल की आवश्यकता होती है। और साथियों पूछा जा सकता है हमें सौर ऊर्जा का जो है बढ़ता उपयोग क्यों हो रहा है, सौर ऊर्जा का बढ़ता उपयोग का कारण क्या है। तो सौर ऊर्जा साथियों जल्दी से समाप्त नहीं होने वाला चीज है, ये जो है हमेशा रहने वाला चीज है। इनका जो है भंडार बहुत बड़ा है, यानी कि कह सकते हैं ये जल्दी से समाप्त नहीं हो सकता। पांचवा साथियों इससे पूछा जा सकता है कि जैव संसाधन किसको कहते हैं, अजैव संसाधन किसको कहते हैं, ये पूछ सकता है। छठा साथियों नवीकरणीय और नवीकरणीय बहुत बार पूछा गया, नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है उनको भी पूछा जा सकता है साथियों। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं, स्वामित्व यानी कि मालिक ओनर के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं। तो ओनर के आधार पर साथियों संसाधन के कितने प्रकार आप लिख सकते हो। व्यक्तिगत संसाधन, जैसे आपका बहुत सारा चीज पर्सनल संसाधन है, आप ही उसको यूज करते हो, तो व्यक्तिगत संसाधन। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आप बाग बगीचा आप बनवाए तो आपका संसाधन हो गया साथियों। तालाब अगर खुद बनवाए तो तालाब आपका संसाधन हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जैसे आपका मोबाइल आपका संसाधन। और क्या हो सकता है साथियों, सामुदायिक संसाधन, जो ये किसके आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर। सामुदायिक संसाधन किसको बोलते हैं साथियों, जो समुदाय का हो, जैसे सार्वजनिक संसाधन भी बोलते हैं। जैसे साथियों सड़क हो गया, सड़क तो आपका नहीं है साथियों, तो ये सामुदायिक संसाधन है। और कौन सा सामुदायिक हो जाएगा साथियों, जैसे कोई पार्क हो गया सामुदायिक संसाधन है, मैदान हो गया सामुदायिक संसाधन है, रेलवे हो गया सामुदायिक संसाधन है, लाइब्रेरी हो गया जहाँ पे सामुदायिक रहता है, स्कूल हो गया तो सामुदायिक संसाधन है। अगला साथियों राष्ट्रीय संसाधन किसको बोला जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। जैसे रेलवे भी साथियों राष्ट्रीय स्तर पे है, देश हमारा राष्ट्रीय स्तर पे है। देश की सीमा के अंतर्गत जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, एक राष्ट्र के अंदर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन साथियों जैसे महासागर होगा, महासागर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आते हैं जिस पर विभिन्न देशों का स्वामित्व रहता है, जिसपे विभिन्न सभी देश जो है जिसका मालिक होते हैं उनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है साथियों, उद्योग जो है पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। ये एक दो क्वेश्चन हम आगे वाले वीडियो वाले में करा भी देंगे। उद्योग जो है पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है, तो कैसे वायु के प्रदूषण से साथियों उद्योग जो है प्रदूषण फैलाता है। और कैसे साथियों, तो जल प्रदूषण से।
और कैसे फैलाता है साथियों, तो ध्वनि प्रदूषण से। तो ये सब चीजें हम लोग आपको देख लेना, और बाकी जितने भी चीजें हम आपको करा भी देंगे। तो ये सब अगर आप एक्स्ट्रा कर पाते हो तो उनको कर लेना। बाकी साथियों एक और वीडियो भूगोल का आएगा, हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा था, ये हमारा सेकंड वीडियो है। एक और वीडियो आएगा भूगोल का, तीसरा नंबर वीडियो, जिसमें जितने भी क्वेश्चन है भूगोल से संबंधित सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और आप निश्चित रहिएगा भूगोल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग के लगभग सारे सवाल साथियों यहीं से, यही 3 वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी कितने कितने सवाल किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे उनको अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है साथियों लिंक दिया गया कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा आपके सोशल साइंस में, कौन सा कितना सब्जेक्टिव कितना ऑब्जेक्टिव। हाँ, एक सवाल बचता है मैप वाला साथियों भूगोल से, वो हम कोशिश करेंगे किसी अन्य वीडियो में कराने का। साथियों इस वीडियो को ही एंड करें उससे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 9835146164 पे मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम कराएं उनको जो है लिख के भी इस नंबर पे आपको सेंड करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। साथ ही साथ साथियों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैक रैंकर्स की ओर से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।